हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की इस कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत महत्वपूर्ण विभागों को पढ़ रहे थे और पिछली दो कक्षाएं इन्हीं महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित हो गई हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की जो कक्षा हो जाएगी वो भी महत्वपूर्ण विभाग से संबंधित हो जाएगी, जहां से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो आज की जो क्लास हो जाएगी वो ग्रामीण क्षेत्र संबंधी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विभाग और भाग 3, ठीक है। इससे पहले हम लोग 2 भागों को पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत सारे विभागों को जान लिया है और उनके अलावा और जो भी महत्वपूर्ण विभाग बचे हुए हैं उसको इस क्लास में समझ लेंगे, ठीक है। आगे समझने से पहले आप लोग याद रखिए कि जो रॉयल कमीशन है, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर समिति के सुझाव पर भारत ने 1935 में कृषि विपणन विभाग जो है उसको अस्तित्व में लेकर आया था भारत। और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी कि कृषि विपणन विभाग के अंतर्गत क्या क्या आता है, उन चीजों को हम लोग समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि विपणन विभाग। कृषि विपणन विभाग आज का जो पहला टॉपिक हो जाएगा वो कृषि विपणन विभाग हो जाएगा। और ये किसके सुझाव पर आया था? तो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर यहां पर आप सुझाव देखेंगे तो ये आ जाएगा रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है भाई। किसके सुझाव पर यह लाया गया है? तो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के सुझाव पर कृषि विपणन विभाग को लाया गया था और एक समिति कह सकते हैं हम। ये क्या हो जाएगी? एक समिति हो जाएगी। और भारत में 1935 में ये अस्तित्व में आया था। अगर हम देखेंगे ये कब अस्तित्व में आया, तो 1935 में ये अस्तित्व में आ जाता है कृषि विपणन विभाग। अब अगर हम इसके अंतर्गत जानते हैं कि ये कौन कौन से कार्यों को करता है या फिर कौन कौन से कार्यों के अंतर्गत ये सहायता देता है, तो याद रखिए विपणन संबंधी सर्वेक्षण ये करता है। क्या करता है? विपणन संबंधी सर्वेक्षण, ठीक है भाई। विपणन संबंधी सर्वेक्षण करने का जो कार्य है वो कृषि विपणन विभाग का कार्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम और देखेंगे तो जो नए नए मानक होते हैं उनका निर्माण भी कृषि विपणन विभाग करता है। तो हम कह सकते हैं नए मानकों का निर्माण, यानी कि कृषि से संबंधित बहुत सारे नए नए मानक आते हैं, तो उन सभी मानकों का जो निर्माण करेगा वो कृषि विपणन विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो नए मंडी स्थल हैं उनके विकास के कार्य को करना भी इसी का कार्य हो जाता है, ठीक है। अगला अगर हम पॉइंट देखेंगे तो ये हो जाएगा नए मंडी स्थल के कार्यों को देखना, ठीक है। जो नए मंडी स्थल होते हैं उन सभी के कार्यों को देखना ही इसका मुख्य कार्य हो जाता है, ठीक है भाई। तो एक बार समझ लीजिए आज का जो हमारा टॉपिक है पहला वो हो जाएगा कृषि विपणन विभाग। और कृषि विपणन विभाग जो है वो किस समिति के सुझाव पर आया है? तो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर समिति के सुझाव पर आया है। कब अस्तित्व में आया है? तो 1935 में अस्तित्व में आया है। और विपणन संबंधी सर्वेक्षण करने का जो कार्य होता है वो कृषि विपणन विभाग का हो जाता है। नए मानकों का निर्माण भी यही विभाग करता है। और जो नए मंडी स्थल होते हैं इसके अंतर्गत आने वाले जो भी कार्य होते हैं वो कृषि विपणन विभाग के अंतर्गत हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए और देखते हैं, देखिए अगर हम आगे और बात करें इससे संबंधित, तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1964 में मंडी परिषद अधिनियम लाया गया।
जिसके आधार पर 1973 में कृषि विपणन संबंधी कार्यों का निर्माण मंडी परिषद से होने लग गया। यानी कि यहां पर जो बदलाव आया है वो देखिए क्या बदलाव आया है, हम यहां पर लिख देते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, पहले नहीं, ये 1947 के बाद में बदलाव आया था। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1964 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1964 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1964 में मंडी परिषद अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम लाया गया? तो देखिए भाई, मंडी परिषद अधिनियम लाया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1964 में मंडी परिषद अधिनियम लाया गया, जिसके आधार पर 1973 से, कब से? 1973 से, जिसके आधार पर 1973 से, अब जो हम लोगों ने विभाग पढ़ा है 1973 से कृषि विपणन संबंधी कार्यों का निर्धारण, कृषि विपणन संबंधी कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा होने लगेगा? अब यहां पर मंडी के द्वारा होने लग गया था। ठीक है भाई, किसके द्वारा? तो मंडी परिषद के द्वारा होने लगा। ठीक है, इसको एक बार दोबारा समझिए। स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1964 में क्या लाया गया था? मंडी परिषद अधिनियम लाया गया था, और इसी के आधार पर 1973 से कृषि विपणन विभाग संबंधी जो भी कार्य हुआ करते थे वो सभी कार्य अब किससे होने लग गए थे? तो मंडी परिषद के द्वारा संचालित होने लग गए थे। मंडी परिषद के द्वारा वह सभी कार्य होने लग गए थे। इसके अलावा देखिए, कृषि विपणन के व्यापक करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विपणन के साथ साथ विदेश व्यापार संस्था का भी गठन किया गया। यानी कि इसका विस्तार करने के लिए क्या किया गया? तो और ज्यादा इसका विस्तार करने के लिए विदेश व्यापार संस्था का भी गठन किया गया। ठीक है, किसका? विदेश व्यापार संस्था का गठन किया गया। ठीक है भाई, देखिए कृषि विपणन को आगे बढ़ाया जा सके इसीलिए इसका विस्तार करने के लिए विदेश व्यापार संस्था का भी यहां पर गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो विपणन विभाग से संबंधित कार्य हो जाएंगे। अब यहां पर और भी विपणन विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बचे हुए हैं, उनको समझ लेते हैं। इसको हटा देते हैं। देखिए भाई, तो कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, यहां पर दो प्रकार से चीजों को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। पहला क्या हो जाएगा? कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग। कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग। ठीक है, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग। अब इसको समझिए, तो किसानों के उपज का
जो भी किसान खेती करते हैं, जो भी उनकी फसल होती है, उनकी उपज का जो मूल्य दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया था, तो 10 फरवरी 2005 को इस संस्था का गठन किया गया था। इससे क्या हो रहा है कि किसानों की बढ़ोतरी हो रही है और उचित मूल्य के साथ साथ किसानों को प्रोत्साहन एवं बाजार संबंधी बहुत सारी जानकारियां भी उपलब्ध करवाता है। ये पूरा जो विभाग है वो क्या करता है, अच्छे दाम भी देता है किसानों को, और इसके साथ साथ में किसानों को नई नई किस्मों की खेती करने के लिए या फिर नई उपज करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है और नए बाजार संबंधी जानकारियां भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है भाई, तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग किसानों का या फिर किसानों के उपज का जो उचित मूल्य है, किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए, उचित मूल्य दिलाने के लिए 10 फरवरी 2005 को इस संस्था का गठन किया गया था। 10 फरवरी 2005 को इस संस्था का गठन किया गया। कौन सी संस्था का गठन किया गया है, तो कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग का गठन किया गया है। क्यों किया गया था, तो किसानों की जो उपज है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए और इसके साथ में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और कृषि से संबंधित जानकारी देने के लिए। अब हम समझेंगे कि इसके वाकई में मुख्य कार्य होते क्या हैं। ठीक है, वो तो ठीक है कि कृषि के क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, समझाया जाएगा, नई किस्मों के बारे में बताया जाएगा, नए मूल्यों के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ में और भी इसके मुख्य कार्य होते हैं। तो सबसे प्रमुख कार्य हो जाएगा कि जो मंडी परिषद होता है इन पूरे कार्यों को ये देखता है। मंडी परिषद से जुड़े सभी कार्यों को यह भी देखेगा। ठीक है, क्या करता है, मंडी परिषद के कार्यों को देखता है। ठीक है, मंडी परिषद के कार्यों को देखता है। इसके अलावा नए मंडी स्थलों के निर्माण की अधिसूचना भी जारी करता है। नए मंडी स्थलों के निर्माण की अधिसूचना भी जारी करता है। ठीक है भाई, नए मंडी स्थलों के निर्माण की अधिसूचना भी जारी करेगा, मंडी परिषद के कार्यों को भी देखता है और इसके अलावा कृषि के पैदावार के जो उचित मूल्य हैं उनकी चर्चा करता है और उनका निर्धारण करता है, नए मूल्यों की पहल भी करता है और कृषि संबंधी विदेशी व्यापार एवं उद्योगों के विकास में भी ये सहयोग है। याद रखिए, कृषि संबंधी जो विदेशी विभाग है उसके उद्योग में भी या उद्योग के विकास में भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो कृषि विपणन विभाग में बस इतना ही। अब इसके बाद हम लोग अगला विभाग समझेंगे, इसको हटा देते हैं। देखिए, अगला जो विभाग हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश वन विभाग। उत्तर प्रदेश वन विभाग, आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर प्रदेश वन विभाग। अब उत्तर प्रदेश वन विभाग, हालांकि बेसिक जो जानकारियां होती हैं वो सभी के पास होती हैं, लेकिन कुछ चीजें
ऐसी होती हैं जो एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं, उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। और यहाँ पर समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो वन विभाग है, इसको एक तरीके से अगर देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा महत्व देता है। उत्तर प्रदेश वन विभाग जो है वो कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सहयोगी होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पर्यटन स्थलों से ग्रामीण परिवेश को जोड़कर एक स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए ये कार्य करता है, ठीक है ना। जो पर्यटन स्थल होते हैं और उन स्थलों को ग्रामीण परिवेश से जोड़ता है और स्थानीय लोगों के कल्याण का ये कार्य करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टूरिज्म के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश वन विभाग। और पर्यटन जो होते हैं या पर्यटक होते हैं, जो पर्यटक स्थलों के चुनाव में महत्वपूर्ण ये भूमिका भी निभाता है। और जिसके कारण अगर हम देखेंगे तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इकोलॉजी होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी जैव विविधता से संबंधित चीज़ें होती हैं उनमें प्रतिकूल ये अपनी प्रतिक्रिया देता है। अगर वन है, पेड़ हैं, तो पर्यावरण जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होता है। और प्रभावित होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव वे में जाता है। कह सकते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो हवा से, पेड़ों से, इसी से ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करता है, तो हमारे इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनका महत्व रहता है, सफाई होती है। और अगर हम देखेंगे तो जल के क्षेत्र में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस विभाग से हो जाती हैं और इसकी देखरेख इसीलिए ज़्यादा की जाती है, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए नए वृक्ष लगाना, जिससे इन्वायरमेंट हमारा साफ हो सके। और जो भी नदी होती है, जहाँ पर कह सकते हैं कि जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, उसके आसपास क्षेत्रों पर वृक्षों को लगाना, ताकि जो मृदा का कटाव होता है वो बहुत कम होता है। तो उत्तर प्रदेश वन विभाग से संबंधित जो जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए भी बहुत सारे कार्य होते हैं, निगरानी करता है वन। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था, वन संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ अधिनियम हो जाएंगे, अधिनियमों को लिख लीजिए। बाकी महत्वपूर्ण चीज़ें तो यही सारी होती हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाना, जो बाढ़ या कटाव वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लगाना। तो कृषि में भी ये सहायता प्रदान करता है ताकि बाढ़ नहीं आती और मृदा का कटाव जो है वो नहीं होता है। इससे संबंधित लाभ दिलाने के लिए या फिर देख रेख करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या होता है, वनों की रक्षा होती है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख अधिनियम हो जाएंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। तो ये क्यों लाए गए हैं, ये वनों की सुरक्षा के लिए लाए गए हैं, उनकी देखरेख के लिए लाए गए हैं, पेड़ों की सुरक्षा के लिए लाए गए हैं। तो ये सारी चीजें वन विभाग से संबंधित हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए और देखते हैं, इसको हटाते हैं। एक हेडिंग डाल लेंगे, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। देखिए, यह जो संस्था है इसका गठन हुआ था 1960 में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए कृषि हो गई, कुटीर उद्योग हो गए, तो इनके विकास के लिए इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 1960 में किया गया था। इसका जो गठन हो जाएगा
गठन हो जाएगा 1960 में हो जाएगा। क्यों किया गया था? तो कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए या फिर कृषि से संबंधित जो भी अन्य उद्योग हुआ करते हैं उन सभी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए इसका गठन 1960 में किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर देखेंगे हम तो सूक्ष्म निवेश के माध्यम जो है वो बहुत सारे आ जाते हैं और विकसित करने का इसके द्वारा प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो प्रमुख रूप से कुटीर उद्योग या सूक्ष्म उद्योग आ जाते हैं और उनको विकसित करने का जो कार्य करता है वो उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड करता है। बहुत सारे इसमें कार्य आ जाएंगे। और अगर हम इसके साथ में और देखते हैं तो एक विभाग हो जाता है श्रम विभाग। ठीक है, अगला विभाग जो हम देखेंगे इसी के साथ में वो हो जाएगा श्रम विभाग। और श्रम विभाग जो है वो श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए इस संस्था का गठन किया गया था 1936 में। अगर हम इसका गठन देखेंगे, इसका जो गठन किया जाता है वो 1936 में होता है। क्यों हो जाता है? अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है श्रम विभाग, तो श्रमिकों के लिए या फिर श्रमिकों के हितों के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। और यह संस्था समायुक्त के माध्यम से संचालित की जाती है। किसके माध्यम से? यह संस्था श्रमायुक्त के माध्यम से संचालित की जाती है। किसके माध्यम से संचालित की जाती है? तो श्रमायुक्त के माध्यम से संचालित की जाती है। इसी संस्था में श्रमिकों के कल्याण के लिए बीमा की बात कही गई है। तो बीमा संबंधी जो भी कार्य होते हैं श्रमिकों के लिए वो यही संस्था करवाती है। और भारतीय प्रधान जो कह सकते हैं हम, अगर जैसे मान लीजिए इससे पहले अगर हम शुरुआत की बात करेंगे तो जो प्रधानमंत्री थे उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था, इन श्रमिकों के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य भी किए थे। और जो बीमा संबंधी चीज़ें हैं उसकी शुरुआत भी उसी समय से हो गई थी। और 1952 में अगर हम बात करें 1952 में कानपुर से जो राज्य कर्मचारी बीमा आयोग है उसके तहत श्रमिकों की बीमा योजना प्रारंभ करवाई गई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाई गई थी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कब करवाई गई थी? 1952 में। 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कृषि या हम कह सकते हैं श्रमिकों के या फिर बीमा योजना की शुरुआत कराई गई। ठीक है भाई, याद रखिए 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों के लिए बीमा योजना का प्रारंभ करवाया गया था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 10 जून 1985 में श्रमिकों के लिए संचालित की जाने वाली बीमा योजनाओं को श्रम विभाग से जोड़ दिया गया था। यानी कि अलग अलग प्रकार से जो भी बीमा योजनाएं संचालित हो रही थी उन सभी बीमा योजनाओं को श्रम विभाग से जोड़ दिया गया था। कब जोड़ दिया गया था? तो 10 जून 1985 को जोड़ दिया गया था। ठीक है, इस चीज को लिख लेना आप लोग, 10 जून 1985 को जोड़ दिया गया था। जो भी अन्य प्रकार से बीमा योजनाएं चल रही थी उन सभी योजनाओं को श्रम विभाग से जोड़ दिया गया था। अब अगर हम अगला देखेंगे तो कुछ अन्य विभाग यहाँ पर और रह जाते हैं, जैसे प्रतिभूमि विभाग हो गया, या फिर हम कह सकते हैं जैसे मान लो कृषि से संबंधित तो हम लोग कई विभाग को पढ़ चुके हैं, मंडी परिषद विभाग को पढ़ चुके हैं। और अगर हम देखते हैं कि अन्य और भी महत्वपूर्ण विभाग होते हैं तो उनको अगली क्लास में समझेंगे।
और इस क्लास में आज इतने विभागों को पढ़ेंगे। और इसके अलावा देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं शुरुआत से। अगर जिन लोगों ने क्लास को नहीं देखा है तो ग्रामीण परिवेश वाली जो भी क्लासें हुई हैं उनको शुरुआत से इस टाइम तक देख लें, तो बहुत सारी चीज़ें आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टू कवर हो जाएंगी। और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें बची हुई हैं वो अगली क्लास में हम कवर करवा देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत धन्यवाद।